हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम वेडनेसडे एडम्स सीरीज के तीसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम वेडनेसडे को बंधा हुआ देखते हैं, जहां पर शेड्स की ग्रुप मेंबर ने वेडनेसडे को बांध रखा है क्योंकि ये जगह इस ग्रुप के मेंबर का मीटिंग प्लेस है। ग्रुप में बियोंका और जेवियर के अलावा रोवन भी हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रुप से निकाल दिया गया था। वेडनेसडे उनसे पूछती है कि मिस थोनिल के हिसाब से 30 साल पहले नाइटशेड सोसाइटी को बंद कर दिया गया था, तो वह आज भी फंक्शनल कैसे है। तो जेवियर कहता है 30 साल पहले नाइटशेड्स के कारण एक नॉर्मी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इस ग्रुप को बंद किया गया था, लेकिन एज लॉन्ग एज वो कोई गड़बड़ ना करें इसीलिए प्रिंसिपल विम्स उन्हें सीक्रेटली चलने देती है। यहाँ बियोंका से वेडनेसडे को पता चलता है कि नाइटशेड्स एक लीड ग्रुप है जहाँ शामिल स्टूडेंट्स को कई पर्क्स मिलते हैं। जेवियर सजेस्ट करता है कि वेडनेसडे को भी इस ग्रुप में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम ग्रुप की लेगेसी हुआ करती थी। वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल विम्स अनाउंस करती है कि आज जेरिको में आउटरीच डे मनाया जाएगा, जिससे नेवरमोर अकेडमी के बच्चे टाउन के डिफरेंट हिस्सों में वॉलंटियर बन के काम करेंगे और इन द एंड इस टाउन के फाउंडर जोसेफ क्रैकस्टोन की स्टेचू को स्थापित किया जाएगा, जिस सेलिब्रेशन में सबको भाग लेना है। यहाँ विम सेलिब्रेशन मंच में वेडनेसडे को चेलो प्ले करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उन्हें उसका फर्स्ट डे वाला परफॉर्मेंस सुना हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट्स को टाउन में देखते हैं जहाँ वेडनेसडे जेवियर से बात करते हुए नजर आती है। वो उससे रोवन के उस पन्ने के बारे में पूछती है और जेवियर उसे बताता है कि जब उन्हें रोवन को नाइटशेड से निकाल दिया था तो उसने ये किताब वहाँ से चुराई थी। कंफर्म करने पर रोवन ने अपनी टेलीकाइनेसिस एबिलिटी से उस पर अटैक कर दिया था। बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं ये वही इंसिडेंट थी जिसके बाद रोवन ने वेडनेसडे पर स्टोन गिराकर पहली बार अटैक किया था। यहाँ वेडनेसडे उसे बताती है कि उसे अब भी लगता है कि रोवन की मौत हो चुकी है, जिस पर जेवियर कहता है कि हाँ, स्कूल छोड़ने के बाद रोवन ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ वेडनेसडे जेवियर को पूरी पिक्चर दिखाती है और जेवियर बताता है कि ये पिक्चर में वेडनेसडे के अलावा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि एक ओरिजिनल पिलग्रिम था। यह सुनकर वेडनेसडे इनेट से वॉलंटियर का काम एक्सचेंज कर लेती है और उसकी जगह पिलग्रिम वर्ल्ड जाती है। अब दोस्तों, पिलग्रिम यहाँ टाउन के वो मेंबर थे जिन्होंने आउटकास्ट के अलावा जेरिको में सेटल किया था। पिलग्रिम वर्ल्ड इन्हीं के हिस्ट्री का पार्ट था। खैर आगे हम जेरिको के मेयर को नेवरमोर के स्टूडेंट्स को वेलकम करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो टाउन में आउटकास्ट के खिलाफात के बावजूद मेयर नेवरमोर को सपोर्ट करता है क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल विम्स से काफी फंडिंग वगैरह मिलती रहती है। वो शेरिफ से भी नेवरमोर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से मना करते हैं और जल्द से जल्द उसे भालू का पता लगाने को कहते हैं जो फिलहाल टाउन में लोगों पर अटैक कर रहा है। अब पिलग्रिम वर्ल्ड में वेडनेसडे और यूजिन फेज हाउस में वॉलंटियर करते हैं और इसी दौरान कैफे में वेडनेसडे को हरास करने वाले लड़के यूजिन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे उसे बचा लेती है और कहती है कि उसमें उसे अपना छोटा भाई पग्सली दिखता है। इसके बाद वेडनेसडे और यूजिन फेयर के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ जेरिको के ओल्ड मीटिंग हाउस बनाया गया था। मीटिंग हाउस में पुराने समय के आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए थे और वेडनेसडे को यहाँ एक पिक्चर मिलती है जो 1600 के ओरिजिनल मीटिंग हाउस की थी। पिक्चर में उसे वही लड़की दिखती है जिसे उसने पिछले दिन अपने विजन में देखा था। उस लड़की के हाथ में किताब थी जिसका एक डुप्लीकेट यहाँ रखा गया था। इस किताब का नाम था बुक ऑफ शेडोज। अभी वेडनेसडे सब देख ही रही थी कि वहाँ पर फेयर की गाइड मिस अर्लिन आ जाती है और अर्लिन बताती है कि पिछले महीने तक इस मीटिंग हाउस में इस किताब की ओरिजिनल कॉपी थी, लेकिन किसी ने पिछले विच ट्रायल के दौरान उसे चुरा लिया। इसके बाद वेडनेसडे उनसे जेरिको के ओरिजिनल मीटिंग हाउस का पता पूछती है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद वेडनेसडे कैफे जाती है जहाँ जेवियर भी वॉलंटियर कर रहा था, लेकिन वेडनेसडे उसे इग्नोर करके टायलर के पास जाती है और उससे जेरिको के ओल्ड मीटिंग हाउस का पता पूछती है। टायलर उसे पता बता देता है और उसके साथ चलने की भी बात करता है, लेकिन वेडनेसडे अकेले ही जाना चाहती थी और इस बार टायलर वहाँ ड्रग्स एडिक्ट होने के बारे में भी उसे वार्न करता है। वहीं दूसरी तरफ एंटिक शॉप में वेडनेसडे की जगह इनेट और एजेक्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ एजेक्स एक गोर्गन्स है। काम करने के दौरान उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और एजेक्स इनेट से डेट के लिए पूछता है। एनीवेज आगे हम वेडनेसडे को मीटिंग हाउस में देखते हैं जहाँ एक ड्रग एडिक्ट उस पर हमला कर देता है, लेकिन वेडनेसडे थिंक की मदद से खुद को बचा लेती है। तभी हाउस के दरवाजे को छूने से उसे एक विजन आता है जिसमें वो उस लड़की को दोबारा देखती है। इस लड़की का नाम गुडी एडम्स था और यहाँ पर जोसेफ क्रैकस्टोन गाँव वालों को भड़का रहा था कि गुडी और उसकी फैमिली शैतान की औलाद है। गुडी कहती है कि वो सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जेरिको में रह रहे हैं और
जोसेफ ने उनकी जमीन चुराकर उनके साथ बुरा किया है। उसके बाद जोसेफ गुडी को मीटिंग हाउस में बंद कर देता है, जहां उसने बाकी आउटकास्ट को भी बंद कर रखा था। गुडी यहाँ पर अपनी माँ को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है। जाने से पहले गुडी शपथ लेती है कि वो जोसेफ को नहीं छोड़ेगी, और इधर जोसेफ मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। नाउ विजन से वापस आने के बाद वेंसडे मीटिंग हाउस के पास उस मॉन्स्टर को देखती है, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। बाहर आने के बाद उसको फुटप्रिंट मॉन्स्टर से ह्यूमन में बदल जाते हैं, और ऐसा उनको पता चलता है कि ये जो भी है ये एक ह्यूमन है जो मॉन्स्टर में बदला हुआ है। इसके बाद यहाँ जेवियर आ जाता है और उसको बताता है कि उसने कॉफी हाउस में वेंसडे की बात सुन ली थी। वो यही बताता है कि रोवन के बारे में वो सही कह रही थी, क्योंकि उसने रोवन से पिछले साल की तरह आइस स्केटिंग पर चलने के लिए कहा, और रोवन ने उसे टेक्स्ट करके मना कर दिया कि उसके पास इस साल टाइम नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो पिछले साल आइस स्केटिंग करने गया ही नहीं था। मतलब कि जो भी रोवन बनकर उससे बात कर रहा है वो कोई और है। इसके बाद वेंसडे उसे फुटप्रिंट दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक वो बारिश में गायब हो चुके थे। यहाँ जेवियर उसे बताता है कि उसे मालूम है कि वेंसडे को साइकिक विजन आते हैं, और वो रिवील करता है कि उसके पापा भी एक पावरफुल साइकिक हैं, और उनका ये मानना है कि विजन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वेंसडे उसे मीटिंग हाउस के विजन के बारे में बताती है और अपना शक जाहिर करती है, जिसके अनुसार जोसेफ क्रैकस्टोन उसके और उसके डेस्टिनी से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनकर जेवियर उनसे इन सब से दूर रहने की सलाह देता है। अब अगले दिन टाउन स्क्वाड में मेयर जोसेफ के स्टेचू को स्थापित करते हैं, जहाँ वेंसडे थिंग की मदद से उस स्टेचू में आग लगा देती है। इस बात से अफरा तफरी मच जाती है और प्रिंसिपल का शक सीधा वेंसडे पर जाता है, पर वेंसडे साफ इनकार कर देती है, जिससे विम्स बहुत नाराज हो जाती हैं। वेंसडे उनसे कहती है कि टाउन के लोग जोसेफ की तरह ही उनसे नफरत करते हैं और उन्हें ये आउटरीच प्रोग्राम का नाटक नहीं करना चाहिए। लेकिन विम्स उसे समझाती है कि सालों पहले की घटना को रिपीट करना जरूरी नहीं है, और अगर मौका मिलता है तो हमें नॉर्मिस और आउटकास्ट के बीच के संबंध को मजबूत करना चाहिए। पर वेंसडे इन बातों पर राजी नहीं थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीटिंग हाउस में वेंसडे पर अटैक करने वाले ड्रग एडिक्ट को कोई मार देता है। रात को इनेट डेट के लिए एजेक्स से मिलने जाती है, लेकिन एजेक्स तैयार होते वक्त खुद को एक्सीडेंटली स्टोन में बदल देता है और वो नहीं आ पाता। नाउ वेंसडे को हम उसके राइटिंग डेस्क पर देखते हैं, और बैकग्राउंड में हम अलग अलग कैरेक्टर्स को उसके रिडार में देखते हैं, जहाँ मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ हम सीक्वेंस में सारे कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे थे, और वेंसडे सब पर शक कर रही है। वो कहती है कि गुडी एडम्स ने उसे जोसेफ के बारे में पास्ट में वॉर्न किया था, जबकि रोवन के पिक्चर और नाइट शेड्स के उस जर्नल के अनुसार नेवेमोर अकेडमी का अंत फ्यूचर में लिखा है, और मॉन्स्टर प्रेजेंट टाइम में उनके पीछे पड़ा हुआ है। मतलब कि कहीं कोई लिंक मिसिंग है, और वो ये पता लगा कर रहेगी। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।